हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स एसएससी जेई आरएसएबी जेई में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर सिंक्रोनस मोटर के अंदर डैम्पर वाइंडिंग यूज़ की जाती है, उसका पर्पज़ क्या है यूज़ करने का। तो डैम्पर वाइंडिंग जो यूज़ की जाती है उसके दो काम हैं। पहला तो सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, तो इसे या तो किसी डीसी मोटर के साथ इसके जो रोटर को कनेक्ट किया जाता है, नहीं तो दूसरा जो तरीका है वो है डैम्पर वाइंडिंग को अटैच करना इसके रोटर्स के अंदर, डैम्पर वाइंडिंग को अटैच करना। और जो इसका पहला पहला काम तो है इसका कि स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करना, और दूसरा काम है हंटिंग को रोकना। अब हंटिंग क्या होती है, आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा। तो हंटिंग क्या होती है, जब भी लोड को अगर वेरी होता है मशीन के ऊपर, तो उसका जो लोड एंगल है वो लोड एंगल भी वेरी होता है। तो मशीन जो सिंक्रोनस में चलती रहती है, सिंक्रोनस में, तो उसका जो लोड एंगल वेरी होने की वजह से तो रोटर और जो आरएमएफ फील्ड है उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है। उनके वजह में डिफरेंस होने की वजह से इसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, और जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं उन्हें ही हंटिंग कहा जाता है। तो जो सिंक्रोनस मोटर जो यूज़ होती है, सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो डैम्पर वाइंडिंग यूज़ होती है वो दो पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। एक तो हंटिंग को रोकने के लिए और एक स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का एम्पलीफायर होता है उसका इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस कितना होता है। तो इसके लिए एक आपको मैं टेबल बना के समझाता हूँ, तो उससे आपको बहुत अच्छा याद रहेगा। तो देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पे लिखिए जैसे कॉमन बेस, कॉमन इमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट इम्पीडेंस, यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट इम्पीडेंस। तो इनपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस के अंदर होता है लो, कॉमन इमिटर में होता है हाई, और कॉमन कलेक्टर में होता है बहुत ज़्यादा हाई। और जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो होता है कॉमन बेस में हाई, और कॉमन इमिटर में होता है लो, और कॉमन कलेक्टर में होता है बहुत ज़्यादा लो। तो आई होप इस टेबल से आप सबको याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसको। तो इसका जो आंसर इसके अंदर जो पूछा गया है वो पूछा गया कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर के अंदर इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस कितना होता है। तो ये रहा कॉमन कलेक्टर। इसके अंदर इनपुट इम्पीडेंस कितना है, हाई। पर इस कौन सा ऑप्शन है, बी और सी दोनों हैं। अब बी और सी में से अब आउटपुट पूछा गया कि आउटपुट इम्पीडेंस कितना है, वो है लो। तो जो बी ऑप्शन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पोटेंशियल बैरियर है उसके अंदर जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं दोनों जंक्शंस के साइड, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, या इन दोनों की वजह से, या फिर फिक्स डोनर और एक्सेप्टर आयंस की वजह से। तो जो जंक्शन जब बनता है, पीएन जंक्शन जब बनता है, तो उसके अंदर जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो तो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जब इनसे इलेक्ट्रॉन या जो होल क्रिएट होने के बाद जो बचता है वो बचता है आयन, और वो आयन ही होता है जो जंक्शन को क्रिएट करता है। जब जैसे मान लीजिए ये एक पीएन जंक्शन है, यहाँ पर बैरियर वोल्टेज बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो कर जाते हैं इस साइड, और होल्स मान लीजिए इधर फ्लो कर रहे हैं। तो बीच में जो रहते हैं वो रहते हैं आयंस ही रहते हैं। तो आयंस होते हैं इमोबाइल, ये कहीं भी हिल नहीं सकते खुद से। मेजॉरिटी के चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूवेबल होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फिक्स डोनर और एक्सेप्टर आयन। में पूछा गया कि एक 0 वाट लैम्प जो होता है वो कितनी पावर को कंज्यूम करता है। तो इसका सही आंसर है सी। ये बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, और ये 2018 में पूछा गया सवाल है एसएससी जेई का। तो इसका सही आंसर होगा 15 to 20 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर पूछा गया है कि स्पीड ऑफ सीलिंग फैन कितनी होनी चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड फ़ैन की जो स्पीड होती है वो कितनी होनी चाहिए। ऑल्दो आप देखेंगे तो वैसे तो 370 आरपीएम होती है 1200 एमएम वाले फ़ैन की, पर हमारे को ऑप्शन में गिवन 450 से कम कोई, मतलब इससे इसके आसपास कोई है नहीं ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, अप टू 450 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि
फीडर को डिज़ाइन किस हिसाब से किया जाता है, वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से, रेजिस्टेंस के हिसाब से, या वोल्टेज ट्रांसमिशन वोल्टेज के हिसाब से। तो जो फीडर का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है सबस्टेशन टू सबस्टेशन के बीच में, यानी कि इसके बीच में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं, मतलब टेपिंग्स नहीं ली जाती, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसको क्या करंट रेटिंग के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है फीडर को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। जो वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से जो डिज़ाइन किया जाता है वो होता है सर्विस मेन जो आपके लोकल ट्रांसफार्मर से आपके मीटर तक जो वायर आ रहा है उसको कहते हैं सर्विस मेन, और वो डिज़ाइन होता है वोल्टेज ड्रॉप पे। तो इसका सही आंसर होगा ए, करंट कैरिंग कैपेसिटी। इसके अंदर पूछा गया है कि जो इंसुलेशन कवरिंग यूज़ होती है कंडक्टर की लो वोल्टेज के अंदर वो कौन सी होती है। तो इसको देखते हैं। इस जो वोल्टेज वल्कनाइज्ड इंडियन रबर और कॉटन सिल्क इंसुलेशन है ये यूज़ होते हैं लो वोल्टेज वायरिंग के लिए, और जो पेपर और पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है ये यूज़ होती है हाई वोल्टेज की वायरिंग के लिए। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मीडियम, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा मैं मीडियम का भी बता देता हूँ। जो मीडियम में यूज़ होती है वो होती है ओवरहेड लाइन ट्यूब वायरिंग। थोड़ा राइटिंग के साथ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो ये ओवरहेड यानी कि रुको इसको सही से लिखता हूँ, ओवरहेड लाइन ट्यूब ये मीडियम के अंदर यूज़ होती है। तो इसके अंदर हमसे पूछा गया है लो वोल्टेज के लिए कौन सी यूज़ होती है। अब लो वोल्टेज के अंदर ये दोनों यूज़ होती है, पर इसके अंदर जो मेनली जो यूज़ की जाती है ज़्यादा वो यूज़ की जाती है कॉटन एंड सिल्क इंसुलेशन। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 फेज स्टार कनेक्टेड, इतना मतलब कोई बड़ा क्वेश्चन आए तो उसको देख के डरना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही वो ईजी क्वेश्चन होगा। तो इसके अंदर पूछा गया है कि जो 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम है उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड वाटमीटर की रीडिंग हमें गिवन है, और हमसे पूछा गया है फेज एंगल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स W1 माइनस W2 अपॉन में W1 प्लस W2। अब इनमें हमारे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इसकी जो हमें गिवन है। तो tan इनवर्स तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और tan इनवर्स यहाँ पे √3 का मल्टीप्लिकेशन और होगा साथ में, तो यहाँ पे √3 का मल्टीप्लिकेशन और होगा। तो W1 और W2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1200 माइनस 200 अपॉन में 1200 प्लस 200, और जब इस वैल्यू को अपन सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा फाई का 51 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ए। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो वैसे करने चाहिए, पर न्यूमेरिकल भी जो आते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं एसएससी जेई या आरएससीबी जेई में, तो हमें वो सब भी देखते हुए चलना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो केबल्स के अंदर जो थिकनेस होती है इंसुलेशन की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके लिए 2 पॉइंट्स देखते हैं। जो इंसुलेशन की जो थिकनेस होती है, यानी इंसुलेशन की जो थिकनेस होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल चलती है कितना, रुकिए, इंसुलेशन की जो थिकनेस होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल चलती है वोल्टेज के, जितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं। और जो वायर की थिकनेस होती है यानी कंडक्टर की जो थिकनेस होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल चलती है कि अपन कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो हमसे इसमें पूछा गया है कि थिकनेस ऑफ इंसुलेशन किस पर डिपेंड करेगी, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, ये क्वेश्चन वो वाला रिपीट हो गया है, हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि फिक्स्ड अमाउंट, अब ये भी देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दिखने में पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं पर ये होते बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। तो इसको देखते हैं। इसके अंदर पूछा गया है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ पावर अगर ट्रांसमिट की जाती है किसी एक सर्टेन लेंथ पे, यानी एक फिक्स लेंथ पे, और जो उसमें फिक्स दी पावर लॉसेज हो रहे हैं, तो जो वेट ऑफ द कंडक्टर है उसका वॉल्यूम के साथ और जो पावर फैक्टर है उसके साथ क्या रिलेशन होता है। तो जो सिंगल फेज सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है 4p² अपॉन में Vm का स्क्वायर रो L² अपॉन में W अपॉन में cos² फाई।
माइट भी आपको एक फॉर्मूला बहुत बड़ा लग सकता है, पर आपको ये चीज़ें याद रखनी, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब इसको वेट के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर लीजिए। जब वेट को एक साइड, मतलब वेट को एक साइड लेके आएंगे इक्वेशन में, तो जो सॉल्व करके जो आएगा ये आएगा वॉल्यूम। ये वी का मतलब वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे, ये बराबर होगा वी एम स्क्वायर के, और ये कॉस स्क्वायर फाई, और बाकी की जितनी भी टर्म है 4p² रो एल स्क्वायर, ये सब नीचे आ जाएगा। तो आप जैसा कि आपको दिख रहा है जो वेट है वो वी एम और कॉस स्क्वायर फाई दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हिस्टेरेसिस मोटर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हिस्टेरेसिस मोटर को लेके। हिस्टेरेसिस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती, नहीं ये एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है, और ये कांस्टेंट स्पीड मोटर है। हाँ, ये कांस्टेंट स्पीड मोटर है। इसके अंदर एक डीसी एक्साइटेशन चाहिए होता है, नहीं इसके अंदर डीसी एक्साइटेशन नहीं चाहिए होता है, और हम इसकी जो स्पीड होती है उसको भी रिवर्स कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा बी। अब एक आपको मतलब नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि जो हिस्टेरेसिस मोटर होती है वो स्टार्ट जो होती है, तो वो स्टार्ट होती है एज ए इंडक्शन मोटर। जो उसके अंदर हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना, हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो उसको एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट करवाता है। और जब ये रनिंग कंडीशन में आ जाती है, रनिंग कंडीशन में इसके अंदर पोल प्रोड्यूस मतलब इंड्यूस हो जाते हैं रोटर के अंदर, तो क्या होता है कि ये एज ए सिंक्रोनस मोटर वर्क करती है रनिंग कंडीशन में। हो सकता है आपसे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चंस भी आ जाएं कि तो इसलिए आप ध्यान रखना कि स्टार्टिंग इसकी एज ए इंडक्शन मोटर होती है, पर ये रनिंग सिंक्रोनस मोटर की जैसे करती है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर पूछा गया है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, इनमें से किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, वोल्टेज, रोटर रिएक्टेंस, स्पीड ऑफ रोटर, या स्लिप स्पीड के। तो जो फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग टॉर्क, चाहे से स्टार्टिंग टॉर्क देख लें या रनिंग टॉर्क देख लें, दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो सेम ही होता है जब उसको मैक्सिमम वैल्यू हम निकालते हैं। तो स्टार्टिंग टॉर्क देख लीजिए चाहे रनिंग टॉर्क देख लीजिए, जब इनकी दोनों की हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे ना, जब इसकी दोनों की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो वो सेम ही आती है, वो आती है 3e² अपॉन में 2ωs/x2। यानी जो टॉर्क है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है रोटर के रिएक्टेंस के, जो x2 है वो यहाँ पे शो कर रहा है रोटर का रिएक्टेंस। तो इसका सही आंसर होगा सी। आई होप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लग रहे होंगे। अगर लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्कॉट कनेक्शन है वो किस लिए यूज़ होता है। जो स्कॉट कनेक्शन है वो किया जाता है 3 फेज से 2 फेज के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैप वाइंडिंग इनमें से किसके लिए प्रेफर्ड होती है, यानी हाई करंट, हाई वोल्टेज, लो करंट, लो वोल्टेज। तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि जो लैप, 2 टाइप की वाइंडिंग होती है जो जनरली आपने पढ़ी होगी, लैप और वेव। बाकी इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिविजन्स होते हैं, पर लैप और वेव आपने पढ़ी होगी। तो इसके अंदर जो पैरेलल पाथ होते हैं ना लैप वाइंडिंग के अंदर, वो होते हैं A = P, यानी जितने नंबर ऑफ पोल्स है ना उतने नंबर ही पैरेलल पाथ होते हैं लैप वाइंडिंग में, जबकि वेव वाइंडिंग में होते हैं 2 के बराबर। अब इसके अंदर जब पैरेलल पाथ इसमें ज़्यादा है और इसमें कम, इस पैरेलल पाथ इसमें ज़्यादा है और इसमें है कम। अब इसमें पैरेलल पाथ ज़्यादा होने की वजह से ये करंट भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर लिया जा सकता है। तो ये जो प्रेफर्ड होती है वही प्रेफर्ड होती है हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए, तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरपोल वाइंडिंग को किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। इंटरपोल वाइंडिंग का यूज़ क्यों किया जाता है, इसका पहला कारण है कम्यूटेशन को कम करने के लिए। अब कम्यूटेशन क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो कम्यूटेशन क्या होता है कि करंट का रिवर्सल होता है ब्रशेस के अक्रॉस। तो अगर वो सही टाइम पे हो जाता है, मतलब जितनी देर में कम्यूटेटर की जो डायरेक्शन है चेंज होती है, इतने में ही करंट का रिवर्सल हो रहा है, यानी करंट भी रिवर्स हो रहा है, तो वो सक्सेसफुल कम्यूटेशन है, नहीं तो वो फेल्ड कम्यूटेशन होगा। तो उस कम्यूटेशन को ही सक्सेसफुल बनाने के लिए हम इंटरपोल वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। और ये इंटरपोल वाइंडिंग का यूज़ कैसे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है।
यहाँ पर एक इंटरपोल वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है रोटर के आर्मेचर के साथ सीरीज़ के अंदर, और ये होती है यहाँ से टेपर्ड। टेपर्ड क्यों की जाती है? टेपर्ड इसलिए की जाती है जैसे इसका सैचुरेशन जो सैचुरेशन है वो इसका जल्दी ना हो, सैचुरेशन को कम करने के लिए इसको टेपर किया जाता है। और एक और चीज़ आप इसके साथ एडिशनल में याद रखिएगा कि जनरेटर के लिए जो इसकी पोलैरिटी होती है वो जो इसके आगे अहेड में जो पोल आने वाला है उसकी जैसी होती है, यानी इसकी जो पोलैरिटी होगी अभी वो होगी एस। किसके केस में? जनरेटर के केस में। पर जब जनरेटर के केस ना हो, मोटर का केस हो, तो मोटर के केस में क्या होगा? मोटर के केस में ये होगी बैक वाले जो पोल है उसकी जैसी, यानी नॉर्थ पोल की जैसी, यानी यहाँ पे एज ए नॉर्थ पोल रिएक्ट करेगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो जो समझाना चाह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो शंट रेजिस्टेंस है और आर्मेचर रेजिस्टेंस है डीसी मशीन के लिए, उनकी वैल्यू डीसी शंट रेजिस्टेंस और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी कितनी होती है डीसी मशीन के लिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये शंट के अंदर हमने रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे सीरीज़ के अंदर कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर ये जनरेटर कनेक्टेड है, जनरेटर यहाँ पर कनेक्टेड है, और यहाँ पर जनरेटर कनेक्टेड है, और ये तो अब ये मान लीजिए हम यहाँ से वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो होना क्या चाहिए? यहाँ पे रेजिस्टेंस होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हमें जो करंट देना है वो ज़्यादा देना है इसके अंदर, मोटर के अंदर देना है, ना कि फील्ड वाइंडिंग के अंदर। तो इस वजह से जो शंट का रेजिस्टेंस होता है वो लिया जाता है हमेशा हाई, और आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस लिया जाता है वो लिया जाता है हमेशा लो। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो इनमें से किस, मतलब उसको लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पीएमएमसी टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो स्केल होती है वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होती है, हाँ होती है। और जो इंस्ट्रूमेंट जो सूटेबल करता है वो एसी और डीसी दोनों के लिए सूटेबल है। और जो इसकी कॉस्ट होती है वो होती है हाई, तो हाई इसकी कॉस्ट तो होती है। स्टे मैग्नेटिक एरर इसके अंदर कम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे कम जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन, ईडीएम टाइप, इन सब में सबसे ज़्यादा इससे मैग्नेटिक जो एरर होती है वो इसमें ही होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, तो इसलिए इसके अंदर स्टे मैग्नेटिक एरर बहुत ही स्मॉल होती है। तीनों सही है। इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है इसके अंदर बी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर बी। अब इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देता हूँ। मतलब जो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है ये हमेशा डीसी वैल्यू को मेज़र करता है, और जो इंडक्शन टाइप होते हैं वो हमेशा एसी को मेज़र करते हैं। और बाकी जितने भी बचे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यानी अदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे एसी एंड डीसी दोनों पे वर्क करते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके आगे किसी एग्ज़ाम में काम आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी बताइए पीएमएमसी टाइप वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर को हम बनाते कैसे हैं? मान लीजिए ये एक वोल्ट मीटर है, मान लीजिए यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो अब इसके अंदर क्या, हम सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस लगाते हैं हाई वैल्यू का। जब भी हमारे को आपके ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में ऐसे ही कन्वर्ट किया जाता है कि उसके हाई रेजिस्टेंस उसके सीरीज़ में लगा दिया जाता है। यानी मीटर का रेजिस्टेंस होगा RM, जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाया उसका हो गया RSC। तो जो सेंसिटिविटी होती है वो सेंसिटिविटी हम हमेशा जो मेज़र करते हैं वो करते हैं ओम अपॉन में वोल्ट के। तो आप इसको मतलब पीछे से उल्टा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो सेंसिटिविटी की वैल्यू होगी वो होगी RM प्लस RSC अपॉन में जितना हमने वोल्टेज मेज़र किया है वो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा RM प्लस RSC अपॉन में V। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पावर फैक्टर मेज़र करके दिखाइए अगर आपको करंट की वैल्यू, इम्पीडेंस की वैल्यू गिवन है। इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी गिवन है? 16 ओम।
करंट की वैल्यू गिवन है 4 एम्पियर, और जो तीसरी चीज़ गिवन है वो पावर गिवन है, वो गिवन है 200 वाट। तो अब इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर। अब आई स्क्वायर आर के अंदर हमें आई की वैल्यू भी गिवन है और पी की वैल्यू भी गिवन है। तो हम इसको जब पुट करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी है 200 वाट, आई की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, तो जो आर की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 12.5 ओम। 12.5 ओम। अब आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। और इम्पिडेंस जो डायग्राम होता है, इम्पिडेंस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर आर एक्स और जेड, यहाँ पे फाई एंगल, तो इससे आप जब निकालेंगे तो जो कॉस फाई होता है वो आता है आर बाय, रुकिए जो कॉस फाई निकल के आएगा वो निकल के आएगा आर बाय जेड। और आर बाय जेड की जब आप वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है 12.5 और जेड की वैल्यू 16 थी, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.78। तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आरएमएस वैल्यू निकालिए, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालिए अगर आपको ये डायग्राम गिवन है तो। कुछ लोग मतलब इसको बहुत ही मतलब बेसिक वैसे निकालेंगे, पर बाकी ये डायग्राम देख के भी इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। जो ये 20 वोल्ट है ये इसकी है मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में एक रिलेशन होता है, आई आर एम एस होता है आई एम बाय रूट टू। तो आई एम बाय रूट टू यानी 20 बाय रूट टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 14.14। तो आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सर्किट दिया हुआ है हमें, और कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस लगाया हुआ है उसके अक्रॉस वोल्टेज गिवन है, जो एल है उसके अक्रॉस भी वोल्टेज गिवन है, आर के अक्रॉस भी वोल्टेज गिवन है। तो हमसे पूछा गया है कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो जो कैपेसिटेंस होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम लिख सकते हैं आई बराबर एक्स सी। अब आई और एक्स सी जो होता है वो होता है ओमेगा 1 में ओमेगा सी। अब सी को हम इधर ले आएंगे, आई अपॉन में ओमेगा वी सी लिख लेंगे। अब ये इन तीनों की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो क्वेश्चन के अंदर जब गिवन है इन तीनों की वैल्यू, तो आई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 5 एम्पियर जो जा रही है कैपेसिटेंस के अक्रॉस। ओमेगा कितना होता है 2 पाई इंटू एफ यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है 60, और जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस गिवन है वो गिवन है 150। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 88.42 म्यू एफ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी भी मटेरियल की अगर 0 से कम है तो वो इनमें से कौन सा मटेरियल होगा। इसको भी एक डिस्कस कर लेते हैं। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो जो डायमैग्नेटिक के केस में जो होती है वो होती है x लेस देन 0, और जो फेरोमैग्नेटिक के केस में होती है वो होती है 1000 to 10,000 तक, क्योंकि एक मैग्नेटिक मटेरियल है। पैरामैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक इन दोनों के केस में ये ग्रेटर देन 0 होती है, पर स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। तो हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जब लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो तो कौन सा केस होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो हमने अब तक 20 to 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए होंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा हो, और इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते होंगे अगर आपने सॉल्व किए होंगे। बाकी अगर आपको न्यूमेरिकल्स का ही कोई डेडिकेटेड सेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।